नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग्स पे। हम आपके कोई भी फाइनेंस रिलेटेड सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज सेविंग्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष रुंगटा, CEO अपनापैसा.com। हर्ष जी, स्वागत है आपका शो में। चलिए, शो शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी सेविंग से रिलेटेड सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमें SMS भी भेज सकते हैं। हमारा कोड सेव लिखिए, अपना सवाल, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए, शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मनंद्र उड़ीसा से। मनंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। पूछिए अपना सवाल। बोलिए। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं SIP में 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूँ तो 10 साल के बाद मेरे को रिटर्न क्या आएगा? जी, आपको कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 10 साल के लिए। जी, चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट हर्ष जी से। हर्ष जी, इनको SIP के जरिए इनको इन्वेस्ट करना है मंथली फॉर, और इनका टारगेट है 10 इयर्स का। आप इनको कैसे एडवाइस करते हैं? हाँ, तो मनिंदर जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने एक सही रास्ता चुना है इन्वेस्टमेंट का, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए हर महीने आप पैसा डालेंगे। अब इसमें रिटर्न कितना आएगा ये कहना मुश्किल है। ये कोई रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है बैंक में कि आपने 2,000 रुपये डाले हर महीने, 10 साल तक डाले, 120 महीने तक, और उसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये कोई भी गारंटी के साथ आपको नहीं बता सकता। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम पुराने आंकड़े देखें कि 10 साल तक किसी ने भी कोई भी समय, आपने जनवरी 95 में शुरू करके जनवरी 2005 में ख़त्म किया हो, अक्टूबर 2003 से लेके अक्टूबर 2013 तक ख़त्म किया हो, कोई भी 10 साल का पीरियड अगर आपने रेगुलर पैसे इन्वेस्ट किए हों तो ये कम से कम, अगर आपने 2,000 रुपये हर महीने अगर डाले होते तो कम से कम आपके करीबन 4 लाख रुपए बनते, कम से कम। दैट इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम। एवरेज में रफली आपके 6 लाख रुपए बनते, और मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा थे। तो कितने बनेंगे आपके ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर पुराने आंकड़े देखें तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने का, यानी करीबन 2,000 रुपये अगर प्रतिमाह आप डालेंगे तो रफली कोई भी, अगर हम एक 12.5% के आसपास का अगर रिटर्न सोचे तो करीबन आपके 5 लाख रुपए के आसपास बनने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 2,000 रुपये के लिए, और आप उसको अगर 3-4 जगह डालना चाहते हैं तो 2,000 करके 2 स्कीम में भी आप डाल सकते हैं। आप नए अगर इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप में डालिए। ICICI प्रूफ फोकस्ड ब्लू चिप है, या फिर फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, या फिर आप इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडेक्स में भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अपने जो है निवेश को थोड़ा संतुलित कर लीजिए। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसे आप इनको बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी अच्छे विकल्प देख सकते हैं। ICICI ब्लू चिप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप में भी पिछले 5 सालों में इनका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो ये SIP के जरिए निवेश करने की मंथली सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला सवाल लेते हैं। हमसे अगला सवाल आशीष ने पूछा है पुणे से, SMS के जरिए। इन्होंने पूछा है, इनका एम है 15% रिटर्न या 15% से ज़्यादा रिटर्न। ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इनको शॉर्ट टर्म के लिए, इनका 5 टर्म का इनका टाइम होराइजन है। तो हर्ष जी, इनको आप क्या एडवाइस करेंगे? चलिए आशीष हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आशीष, आप अपना सवाल फिर से पूछ सकते हैं। जी हाँ, हेलो आशीष, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल है कि मैं महीने के 8,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे 5 साल में किस म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाएंगे? जी बिल्कुल। हर्ष जी, इनको आप क्या एडवाइस करते हैं? तो आशीष जी, आप 5 ही साल के लिए क्यों चुन रहे हैं? कोई पर्टिकुलर उद्देश्य है आपका जिसके लिए 5 साल के लिए आप डालना चाह रहे हैं?
जी हाँ, मुझे 5 साल तक एक कैपिटल तैयार करना है। वो ध्यान में रख के मैं एक प्लान करना चाहता हूँ। तो अगर 5 साल के लिए डालना है तो बहुत लंबी अवधि नहीं है, तो थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से थोड़ी सी सेफ, रिलेटिवली सेफ जगह में डालना होगा आपको। आप बैलेंस्ड फंड्स को कंसिडर करिए। बैलेंस्ड फंड में अच्छे 5 साल की अवधि में अच्छे रिटर्न्स देखने में आए हैं। अगर अच्छा बैलेंस्ड फंड आप चुने, अगर 11.5% के आसपास का अगर हम रिटर्न लेते हैं तो टैक्स फ्री मिलता है। ये ध्यान रखिए, जो भी बैलेंस्ड फंड का रिटर्न है वो टैक्स फ्री होता है। तो अगर 8,000 रुपये डालेंगे तो करीबन 4.5 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। सबसे अच्छी चीज बैलेंस्ड फंड की ये होती, करीबन 70-75% इक्विटी होता है, उसमें 25-30% डेट होता है, और ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होते रहता है। यानी कि जब इक्विटी बहुत अच्छा करता है तो उनको थोड़ा सा इक्विटी में एक्सपोजर कम करना पड़ता है, और जब इक्विटी अच्छा नहीं करता तो उनको इक्विटी में एक्सपोजर एक्चुअली बढ़ाना पड़ता है। तो एक काउंटर बैलेंस इसमें एक ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है स्ट्रक्चर पर, और टैक्स फ्री है। इसलिए 5 साल की अवधि के लिए आपको बैलेंस्ड फंड देखना चाहिए। एक रिलेटिवली रीजनेबल रिटर्न का अगर एस्टिमेट लें तो करीबन 4.5 लाख हो जाएंगे, और अगर आपका लक रहा तो बेटर रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन आप ICICI प्रू का बैलेंस्ड फंड देख सकते हैं, HDFC का बैलेंस्ड फंड देख सकते हैं, टाटा का बैलेंस्ड फंड भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप बिल्कुल बैलेंस्ड फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें 70% हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 70% रेशो इक्विटी में होता है, 30% रेशो डेट में होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो कि ईमेल से पूछा है विक्रम ने हरियाणा से। इनका सवाल है, इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। हर्ष जी ने पूछा है क्या ये सही समय है, ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं जिनसे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो गोल्ड हो या इक्विटी हो, दोनों में ही मेरे ख्याल से हर समय वैसे सही है, लेकिन किस अनुपात में करना है वो डिसाइड करिए। एंड कभी भी एक साथ में इन्वेस्ट ना करिए, कभी टाइम करने की कोशिश ना करिए कि अब मार्केट लो लग रहा है यहाँ से बढ़ेगा, अब मार्केट हाई लग रहा है यहाँ से गिरेगा। वो कर पाना करीबन इम्पॉसिबल है। बहुत ही बिरले ही लोग होंगे जो ये कर पाते हैं। एक आम आदमी को चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो या गोल्ड में, सिस्टमैटिकली करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, 5 साल 7 साल 10 साल, एग्जैक्ट अमाउंट, सेम अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। सोने का जहां तक सवाल है, अपने आपके पूरे पोर्टफोलियो में उसका अनुपात बहुत ज़्यादा आप ना करें। 5% से 10% डिपेंडिंग आपका सोने के प्रति क्या नज़रिया है, 5 से 10% एडवाइजेबल है। और इसको इक्विटी गोल्ड फंड के थ्रू करें, न कि डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड में करें। आई थिंक काफ़ी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हैं गोल्ड के, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, दोनों आप देख सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिप करना आपको आसानी रहेगा। रिलायंस का गोल्ड फंड है, SBI का गोल्ड फंड है, उसमें थोड़े से चार्ज ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सिप करने की सुविधा उसमें आसानी से मिल जाती है। जी बिल्कुल हर्ष जी, आप इनको हम और दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया ETF में या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड लेना भी दर्शकों को एडवाइस करेंगे? प्रिफरेबल, जैसे मैंने कहा कि आप फंड में करिए, उसके कई फायदे हैं। एक तो फंड में करते हैं, आपका अगर होल्डिंग बहुत बड़ा है उस पर वेल्थ टैक्स नहीं लगता, पहली बात। सेकंड, उसको हिफाजत से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कागजी रूप में सोना है। जब आपको चाहिए, समझो आप अपने बच्चों की शादी के लिए जमा कर रहे हैं, तो जब आपको चाहिए तब उस फंड के उसको भुना कर आप सोना फंड से भी ले सकते हैं, या फंड से पैसे लेके उससे सोना खरीद सकते हैं। फंड की जो प्राइस है वो सोने के NAV के साथ ही घटेगा बढ़ेगा। तो मतलब एक तरीके से सोने में इन्वेस्टमेंट हो गया बिना उसकी झिक के, और टैक्सेस का भी इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है। जी बिल्कुल, तो जैसे हर्षी बता रहे हैं कि आप ETF और गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, हालांकि फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा उसमें हैसल होता है इन्वेस्ट करने में। चलिए अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग्स पर, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष रुंगटा, CEO अपनापैसा.com के। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सेविंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा कोड है सेव लिखकर अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं शुभांकर जमशेदपुर से। शुभांकर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है, मैंने ICICI टैक्स में और ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कुछ पैसा निवेश किया था 2008 में जी। तो अभी उसका तो रिटर्न नेगेटिव आ रहा है काफी दिन से। ये एक्चुअली मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा था जी। तो आगे 5-6 साल में रख सकता हूँ, चाहे तो 10 साल भी रख सकता हूँ, बट ये फंड में रखना सही रहेगा कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए? जी, पूछते हैं शुभांकर एक्सपर्ट से। हर्ष जी, इन्होंने जैसे कि बताया ICICI टैक्स प्लान और ICICI इंफ्रा फंड इन्होंने लिया हुआ है, तो इस पे इनको जानना है कि इसको अभी ये बने रहें इस पे या इससे एग्जिट कर दे। शुभंकर जी, ऐसा है कि जहाँ तक ICICI टैक्स प्लान का सवाल है, उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ज़रूर इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। थीमेटिक फंड्स में तो आप न जाएं, तो मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसको लार्ज कैप में डाल दीजिए। अगर आपको ठीक लगता हो तो आप ICICI प्रूफ फोकस ब्लू चिप में ही डाल सकते हैं। जहाँ तक टैक्स प्लान का सवाल है, उसका करंट परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता आपने कब इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, लेकिन अगर उसमें नहीं रहना चाहते आप तो उसको भी आप लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉक इन पीरियड तो आपका उसमें से पूरा हो गया। तो मेरे ख्याल से आप दोनों ही फंड्स को लार्ज कैप में शिफ्ट कर दें और लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये दोनों ही फंड को ICICI टैक्स प्लान और ICICI इंफ्रा, दोनों फंड को ये लार्ज कैप में शिफ्ट करने की सोच सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले दर्शक हैं विशाल नागपुर से। विशाल, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमसे ईमेल के जरिए भी सवाल पूछा है। इनका सवाल है, इनको चाइल्ड प्लान पर ऑप्शंस जानने हैं। इनको बेसिकली यूलिप प्लान लेना है। इनकी मंथली इनकम 36,000 है और इनका मंथली एक्सपेंस 12,000 है, प्लस साथ ही इन्होंने होम लोन भी लिया हुआ है जिसकी EMI जाती है अराउंड 15,000। हर्ष जी, इनको चाइल्ड प्लान के क्या ऑप्शन सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले चाइल्ड प्लान लेने से पहले मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले अपने इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। इंश्योरेंस एडिक्वेट होना चाहिए। लोन की लाइबिलिटी है, ऑब्वियसली बच्चे के लिए सेव करना चाह रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। एंड इसी में प्रॉब्लम आती है, अगर ये सेविंग और या इन्वेस्टमेंट, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अगर ये चाइल्ड प्लान के थ्रू करेंगे तो इनकी इंश्योरेंस अधूरी रह जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इसको मिक्स ना करें। न अच्छा इंश्योरेंस मिलता है, न अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। सबसे पहले आप ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए। आपकी इनकम और लोन लाइबिलिटी को देखते हुए कम से कम 50 लाख रुपए का आपके पास जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं तो ये 500 रुपये प्रति माह में, 500 से 600 रुपये प्रति माह में आपको 50 लाख का टर्म प्लान मिल जाएगा। फिर जो आप पैसा बचा रहे हैं उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है तो आप उसको एक अच्छा लार्ज कैप फंड में लगाइए। चाहे जैसे पहले कॉलर के लिए भी हमने कहा ICICI प्रूफ फोकस ब्लू चिप है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, और अगर टैक्स में सेविंग करने की वजह से लगाना है तो आप ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं। कैनरा रेबेको का टैक्स प्लान है, ICICI का भी टैक्स प्लान है। आप इन दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, टू द एक्सटेंट आपको टैक्स बेनिफिट की दरकार है। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसे कि आप एडवाइस कर रहे हैं इनको, ये सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना बीमा कराएं और साथ ही ऑनलाइन टर्म प्लान लेने पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं जिग्नेश सूरत से। जिग्नेश, पूछिए अपना सवाल।
गुड इवनिंग मैम। मैं ये जानना चाहता था कि ईएलएसएस स्कीम्स जो आती है ना, उसमें कौन से फंड्स हैं जिसमें हम टैक्स के साथ बेटर रिटर्न भी ले सकते हैं? जी, आपने कोई फंड लिया हुआ है अभी? नहीं मैम, फिलहाल मैंने कोई नहीं लिया हुआ। मैं प्लान कर रहा हूँ एक दो फंड में इन्वेस्ट करने की, 3000 पर मंथ। जी, आपका कोई और इन्वेस्टमेंट है? आपने कहीं और पे इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं, और तो मैंने मैम टर्म प्लान ले रखा है और इसमें 2 टर्म प्लान है मेरे 20 लाख का, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, चलिए जिग्नेश पूछते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, जैसे ये बता रहे हैं इन्होंने अभी तक कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, सिवाय एक टर्म प्लान लिया हुआ है। इनको ईएलएसएस फंड के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही ये टैक्स बेनिफिट पर भी जानना चाहते हैं। हर्ष जी, आप क्या एडवाइस करेंगे इनको? तो सबसे पहले तो जिग्नेश जी कॉन्ग्रेचुलेशन। शायद ये ऐसे प्रोग्राम्स का ही असर है कि जो आप सोच रहे हैं आपकी दिशा एकदम सही है। टर्म प्लान आपने ऑलरेडी ले रखा है, होपफुली हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने ले रखा होगा। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का सवाल है और लंबी अवधि के लिए सवाल है, वहाँ पे ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसमें भी एक साथ में ना पैसा लगाएं, हर महीने की जो आप कह रहे हैं 3000 वो हर महीने लगाएं। मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छी बात है, न कि आप 15-20 हजार रुपए एक साथ लगाएं। तो पर मंथ लगाएं। टैक्स प्लान्स में अच्छा फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स प्लान है, आईसीआईसीआई प्रू का टैक्स प्लान है, कैनरा रेबैको का भी टैक्स प्लान है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। 3000 रुपए अगर हैं तो मेरे ख्याल से एक में ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना करें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। जी हर्ष जी, बिल्कुल जैसे कि आप एडवाइस कर रहे हैं कि ये ईएलएसएस के जो बेहतर ऑप्शंस हैं, फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड और आईसीआईसीआई टैक्स प्लान का चुनाव कर सकते हैं। चलिए एक और आखिरी सवाल लेते हैं जो कि एसएमएस से भेजा है डीके शर्मा ने दिल्ली से। इनको नेशनल पेंशन स्कीम पर राय चाहिए हर्ष जी। इनकी एज है 48 ईयर्स। ये एनपीएस में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर्ष जी। तो एनपीएस बहुत ही अच्छी स्कीम है टू द एक्सटेंट आपको टैक्स भी सेव करना है और रिटायरमेंट के लिए भी पैसा जमा करने हैं। जहाँ तक टैक्स डिडक्शन वाली स्कीम्स का सवाल है, एनपीएस अच्छी स्कीम है। इसमें एक चीज ये भी अच्छी है कि अगर एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर आपकी एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, पैसे डालता है, तो वो ओवर एंड अबाउ द 1 लाख लिमिट है। आपका अपना डिडक्शन वो 1 लाख की लिमिट में आता है। एम्प्लॉयर अगर डालता है तो वो ओवर एंड अबाउ 1 लाख की लिमिट में है। तो वो तो बहुत ही अच्छा है अगर आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस स्कीम में डालता है। तो इस स्कीम में आपको चूज करना होता है कि कितना पैसा आप चूज कर सकते हैं कि कितना पैसा आप इक्विटी में लगाएं, कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं, कितने दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। अगर आप चूज नहीं कर पाते हैं तो एक ऑटोमेटिक उसमें स्कीम होती है जिसमें आपकी एज के मुताबिक इक्विटी अलग और सिक्योरिटीज का अलग एक चुनाव हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप 48 के ही हैं, शायद 58 या 60 वर्ष तक का रिटायरमेंट का प्लान होगा, तो 10 से 12 साल का अगर नजरिया है तो जो मैक्सिमम इक्विटी है 50% वो आप चुनें। आपको फंड मैनेजर भी चुनना होगा। कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है ये आपको डिसाइड करना है। फंड मैनेजर्स, अब ये चूंकि स्कीम नई है इसलिए अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, चेंज होते रहा है हर साल। तो ये आप इसको डिसाइड करिए कि कौन से फंड मैनेजर को आप चुनना चाहेंगे। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर आप इक्विटी ज़्यादा चुन रहे हैं तो उस फंड मैनेजर को चुनिए जो इक्विटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कहिए तो आपको एक ही फंड मैनेजर चॉइस होगा, वही आपका इक्विटी करेगा, वही आपका डेट करेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि अब एनपीएस जो पीएफआरडीए का बिल है वो पास हो गया है। अब एनपीएस स्कीम में जो है शायद थोड़े से बदलाव भी आएंगे। वो अब देखने की बात है कि क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से बदलाव आते हैं और वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये अगर ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो एनपीएस काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए आज इस शो में इतना ही। हर्ष जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम बात करेंगे लोन्स पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।